ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, उसका ये रिवर्स होगा। ठीक है, और जनरली आप वर्ड से बिल्कुल ही जानते हैं इसे। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ, जो हम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी आरओ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब परासरण दाब लग रहा है किसी विलियन के ऊपर, तो अपने परासरण को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया, हम उसे बोलते हैं परासरण दाब। उस परासरण दाब से अगर अतिरिक्त दाब हम और लगा देते हैं, तो आप देखिएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पूरा जो ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन था, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है विलायक के अणु गति करने लग जाएंगे। इसको बोलेंगे प्रतिलोम परासरण। अब ये कैसे होता है हम समझते हैं। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, तो परासरण की दिशा बदल जाती है। पहले जिस दिशा में परासरण हो रहा था, उसकी विपरीत दिशा में होने लग जाएगा। अर्थात जब विलयन में से विलायक के अणु एसपीएम द्वारा शुद्ध विलायक में गति करेंगे। समझ रहे हैं बात को। विलयन में से पहले शुद्ध विलायक में से विलायक के अणु कहाँ आ रहे थे, विलयन में आ रहे थे। अब जब आपने अतिरिक्त दाब लगा दिया, परासरण दाब से भी अतिरिक्त दाब लगा दिया, तो विलयन की दिशा क्या हो गई, विलियन की दिशा नहीं, विलायक की दिशा क्या हो गई, विलियन में से विलायक के अणु एसपीएम द्वारा शुद्ध विलायक में गति करेंगे। हम इस डायग्राम से यहाँ समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पर आप देखेंगे एक कंटेनर है, उसके बीच में यहाँ पर एक एसपीएम है। इस साइड आपने भर रखा है प्योर जल भर रखा है। इस तरह आपने वो जल भर रखा है जिसके अंदर क्या है, लवण प्रेजेंट है, यानी कि जिसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, जो कंटामिनेटेड है, जो अशुद्ध है। ठीक है, अब आपने यहाँ पिस्टन लगा दिया। पहले सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट केस में आप समझिएगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, परासरण होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो हमारे विलायक के अणु है इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, ये समुद्री जल जो है ना, इसको पीने योग्य बनाना है। पीने योग्य बनाने के लिए इसमें से सिर्फ हमें H2 मॉलिक्यूल निकालना है, शुद्ध सिर्फ विलायक निकालना है। जो भी अदर जो अशुद्धियाँ हैं विलय के रूप में, उन्हें हमें इसी तरफ रखना है। बस हमारा ये मकसद, ये हमारा एम होगा, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रहेगा। बट सेकंड, जब परासरण दाब हम अब क्या करेंगे, यहाँ से परासरण दाब लगाएंगे, तो परासरण दाब में परासरण क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब उससे भी एक्स्ट्रा पिस्टन दबा करके हमने यहाँ से प्रेशर जनरेट करा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी बेटा, वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। परासरण की डायरेक्शन ये थी, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन ये थी, अब ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब जब अतिरिक्त दाब लगाया, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रतिलोम परासरण। तो आप समझ जाइए यहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यह शुद्ध विलायक है, ये अशुद्ध विलयन है, जिसके विलयन के अंदर, सॉरी, विलयन के अंदर विलेय भी उपस्थित है, पर हमें किसकी ज़रूरत है, सिर्फ विलायक की। तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे परासरण दाब से भी ज़्यादा, तो यहाँ से शुद्ध विलायक के अणु कहाँ चले, विलायक के अणु इस शुद्ध विलायक में चले जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, विलेय विलेय बच जाएगा, हमें पूरा जल इधर मिल जाएगा। इसी से हम क्या कर सकते हैं, उस जल को पीने योग्य बना सकते हैं। यही होता है आरओ का प्रोसेस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर पाई लिखा हुआ है। जब प्रेशर पाई नहीं है, प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई। समझ रहे हैं बात को। प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो वाष्प जो परासरण दाब है उससे भी अधिक है। इसलिए सिर्फ परासरण रुकेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, उल्टी दिशा में शुरू हो जाएगा। सबको समझ आ गया। तो हम यहाँ से अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, आरओ में एसपीएम किसकी बनी होती है, सेलुलोज एसिटेट की बनी होती है, जो अधिक दाब सहन कर सकती है। और इसके अंदर ये क्या होता है, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो परासरण की दिशा बदल दी जाती है। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। उपयोग क्या है, समुद्री जल के विलवलीकरण, यानी कि विभिन्न लवण युक्त जल को पीने योग्य बनाने के लिए। तो विसरण, विसरण में क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से विलेय के अणुओं का निम्न सांद्रता, तो ये उसका उल्टा है ऑस्मोसिस का, यानी परासरण का। परासरण में क्या हो रहा था, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जा रहे थे। इसके अंदर क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणु आएंगे, सॉरी विलायक के नहीं, विलेय के अणु आएंगे। निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन हो विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल है कैमिनोफोर का सांद्र विलयन जल में मिला है। तो समझ लो आप, कोई भी आपके पास कलर है, हम होली खेलते हैं, जब भी हम कलर थोड़ा सा लेते हैं, उसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना करके उसको फिर हम पानी में पूरे मिला देते हैं, तो आप देखेंगे वो पार्टिकल जो है वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे आपके जो जल हैं उसमें घुल जाएंगे। इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन कहते हैं। तो कैमिनोफोर का सांद्र विलयन जल में मिलाने पर संपूर्ण विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, इसको बोलते हैं विसरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो आप जानते हो। अब ये असामान्य क्या है, असामान्य का मतलब जो सामान्य नहीं है। सामान्य मतलब सपोज किसी का मोलर द्रव्यमान कितना है, एक्स है। सपोज कितना है बेटा, मोलर द्रव्यमान उसका है एक्स। अब यहाँ तो एक्स से प्लस हो जाए, या फिर एक्स से क्या हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ कम हो जाए या कुछ अधिक हो जाए, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल, यानी कि असामान्य मोलर मास। ठीक है, तो ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं, उनको विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि सामान्य से या तो अधिक या फिर कम। तो आप यहाँ से समझेंगे, विलेय को जब विलायक में हम घोलते हैं, तो दो कंडीशन हो सकती है।
या तो आयनन हो सकता है उसका, या फिर उसका संगुणन हो सकता है, या तो वो टूट सकता है या फिर दो जोड़ करके एक बना सकते हैं। जब कभी भी आयनन होगा बेटा, जब कभी भी आयनन होगा तो विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? आयनन होगा तो एक से दो होंगे, एक से दो होंगे तो पहले सपोज विलयन वहाँ कण जो थे 100 थे, अब वो टूट करके एक दो में बदला तो वो कितना हो गया 200, यानी कि उसकी कणों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, और आप जानते हो जब भी कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी तो अणुसंख्यिक गुणधर्म में परिवर्तन होगा, क्योंकि अणुसंख्यिक गुणधर्म किस पे डिपेंड करते हैं, ओनली कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। और जब कभी संगुणन होगा तो कणों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि दो से एक बन गए तो पहले से आधे हो गए। तो इसका मतलब अणुसंख्यिक गुणों में अभी भी परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो आयनन हो चाहे वो संगुणन हो। तो हम पहले हम आयनन को समझ लेते हैं। यहाँ पर आयनन, सपोज NaCl का आयनन हो रहा है और वो टूट रहा है बेटा, आयनित है तो वो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, NaCl 1 मोल था, तो हमें ये अपेक्षा थी कि हमें विलयन में भी 1 मोल ही मिलेगा, लेकिन आप चेक करिए यहाँ पर 1 मोल प्लस 1 मोल कितने मोल मिल गए, 2 मोल मिल गए। समझ रहे हैं? आपके पास 1 मोल था, सपोज आपके पास क्या था बेटा, आपके पास 1 मोल था और आपको कितने मिल गए, 2 मोल मिल गए। ये समझना आप है ना, ये रिएक्शन का क्या है, बिफोर, और ये क्या है, आफ्टर, मतलब ये बाद में है, ये पूर्व में है और ये बाद में है। पहले 1 मोल था, अभी कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास है बेटा 58.5। आप कैलकुलेट कर सकते हो, Na प्लस और Cl माइनस, Cl होता है 35.5 और Na कितना होता है 23, तो 23 प्लस 35.5 ये हो जाएगा बेटा 58.5 ग्राम। ओके, सो ये इसका 1 मोल का मास है। क्लियर है सबको, कैसा है, 1 मोल का मास। ओके, तो अब मैं पढ़ता हूँ। NaCl में 1 मोल, NaCl में 1 मोल, NaCl के 1 मोल को जल में घोलने पर विलयन में 1 मोल अणु मिलने की अपेक्षा है, परंतु NaCl का विद्युत अपघट्य जो Na प्लस Cl माइनस में विभक्त हो जाता है, अतः विलयन में कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे। यदि NaCl का पूर्ण आयनन होता है तो 1 मोल Na और 1 मोल Cl माइनस ये बनकर 2 मोल हो गए। तो अणुसंख्यिक गुणधर्म 2 मोल कणों के अनुरूप ही व्यवहार करेंगे, यानी कि अणुसंख्यिक गुणधर्म बदल जाएंगे। तो अब अणुसंख्यों की संख्या कितनी, कणों की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये 2, तो 2 के अनुरूप ही वह होंगे। तो हम जानते हैं अणुसंख्यिक गुणधर्म जो होते हैं वो मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए क्या होगा, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। हम क्या पढ़ रहे हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान ही पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए अब यहाँ पर मोलर द्रव्यमान कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो कणों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या हुए, बढ़े। जब अणुसंख्यिक गुणधर्म बढ़े इसका मतलब क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान कम हो गया। ठीक है, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान कम हो जाए, कितना हो जाएगा, आप देखिए ये पहले से कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे हो गया, एक से दो में टूट गया, वो एक से NaCl एक था पूरा कंपाउंड, वो कितने में टूट गया, 2 आयंस में टूट गया, तो ये यहाँ से एक से 2 मोल बन गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कणों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, एक से दो हो रहे हैं। तो कणों की संख्या में जब भी वृद्धि होगी तो उसका अणुसंख्यिक गुणधर्म में क्या होगी, अणुसंख्यिक गुणधर्म में वृद्धि होगी। और अणुसंख्यिक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर अणुसंख्यिक गुणधर्म वृद्धि हो रही है तो मोलर द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। तो ये हो जाएगा बेटा उसका हाफ हो जाएगा। ओके, 1/2 इंटू 58.5 29.25। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए आप चेक करिए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है NaCl 1 मोल है 58.5। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 मोल है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से आपको कि यहाँ पर 1 मोल का मास कितना है, तो 58.5 होगा। यहाँ पर 1 मोल का मास कितना है, बिकॉज ये 2 है, इन दोनों का मिला करके कितना हो रहा है बेटा, 58.5 हो रहा है ना, 58.5 हो रहा है। तो 2 मोल है तो 1 मोल का कितना होगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, इसका जस्ट हाफ हो गया। ठीक है, तो क्योंकि क्योंकि कणों की संख्या दुगुनी हुई है, अब ये सिंपल बात है, दुगुनी हुई है तो ये आधी हो जाएगी, है ना, उसी रेशो में। तो कणों की संख्या दुगुनी हुई तो मोलर द्रव्यमान आधा हो गया, इसलिए हमको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वियोजन होने पर मोलर द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। ये आप समझ लेना, जब भी डिसोसिएशन होगा तो मोलर द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। ओके, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देना है इसको। ठीक है, संगुणन या संयोजन क्या होता है, यदि विलय का विलयन होता है, सॉरी यदि विलय विलय का विलयन में संगुणन हो जाता है, मतलब वो संगुणित हो जाते हैं, अणु दो से एक बन जाते हैं, तो कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। दो थे पहले, अभी कितना हो गया, एक, तो कणों की संख्या में क्या होगी बेटा, कमी होगी। तो विलय का अणुभार सामान्य अणुभार से अधिक हो जाता है। अब हम समझ गए, अगर कणों की संख्या में कमी होगी, कणों की संख्या में कमी होगी तो अणुसंख्यिक गुणधर्म में भी क्या होगी, कमी होगी। और अणुसंख्यिक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, तो मोलर द्रव्यमान इस बार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पहले से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बट देखो, चाहे अधिक हो चाहे कमी हो, समझ रहे हैं बात को, चाहे वो अधिक हो चाहे वो कमी हो, लेकिन वो सामान्य तो नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं CH3COOH को। ठीक है, एसिटिक एसिड ये ऐसा होता है, 2 मोल लिया आपने एसिटिक एसिड। ठीक है, एक एसिटिक एसिड जो है उसका मास है सपोज 60 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब इसको आप बेंजीन में डिजोल्व करोगे ये डाइमर बना लेगा, डाइमर। तो अब यहाँ पर 2 मोल नहीं है, सिंगल मोल है। ठीक है ना, तो 2 मोल से कितने हो गए, 1 मोल हो गए। ये डाइमर इस तरह से बन जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, CH3CO
H और ये करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा OH। ये इस बॉन्ड से ये इसमें एसोसिएशन हो गया, जिससे क्या हो गया 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो डाइमर कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब अम्ल का पूर्ण संगुणन हो जाएगा तो मोल द्रव्यमान सामान्य का दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर ये 60 है तो बेटा ये 120 हो गया, तो मोल द्रव्यमान में क्या होगी, अधिकता आ गई। तो भी ये तो असामान्य है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असामान्य मोल द्रव्यमान। तो सिंपल बात है, मोल द्रव्यमान जो है वो सामान्य न होकर के या तो अधिक हो जाए या कम हो जाए, किसके द्वारा, संगुणन के द्वारा या वियोजन के द्वारा, इसको बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अगला टॉपिक रहेगा बेटा हमारा वांट ऑफ गुणांक यानी वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, 1880 में वांट ऑफ ने किया था। किसको समझने के लिए किया था, तो यही है आयनन की मात्रा या संगुणन की मात्रा को समझने के लिए। तो आयनन की मात्रा और संगुणन की मात्रा वांट ऑफ फैक्टर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म, ओके, और दूसरा है सैद्धांतिक या परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। आई इज इक्वल टू संगणन या वियोजन के पश्चात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जो है वो बेटा है पश्चात यानी आफ्टर है, और नीचे जो है वो पूर्व है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, संगुणन या वियोजन के पश्चात प्राप्त कणों की संख्या, ओके, या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, यानी कि या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा। तो उसके जो पश्चात प्राप्त कणों की संख्या है अपन क्या करेंगे, से पूर्व के कणों की संख्या। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म को हम आई के थ्रू फाइंड आउट, यहाँ से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं इन सब की हेल्प से। कैसे, आई इज इक्वल टू पाई प्रेक्षित अपन पाई परिकलित, यानी कि पाई क्या हो गया हमारे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, परासरण दाब। डेल्टा टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टी बी परिकलित, डेल्टा टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टी एफ परिकलित, ओके। और यहाँ पर बेटा हो जाएगा ये अपना आई इज इक्वल टू अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट भी प्रेक्षित अपॉन परिकलित, और आगे हो जाएगा एम ए परिकलित अपॉन एम ए प्रेक्षित। यहाँ पर रिवर्स है, बिकॉज एम ए हम हर बार डाउन में आता है, सो एम ए परिकलित अपॉन परीक्षित हो प्रेक्षित हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम समझेंगे आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ ग्रेटर देन 1 और आई इज़ लेस देन 1। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। समझिएगा, यहाँ से सपोज आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है ना, ए बी। अभी ये कितना मोल है, 1 मोल है। अगर ये टूट गया ए प्लस बी में, ठीक है ना, अगर ये ए प्लस बी में टूट गया तो क्या होगा। अच्छा, पहला एग्जांपल हम लेते हैं, यहीं से लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो समझिए ये कितने 2 हैं और ये कितना 1 है। तो ये हो गया आपका आफ्टर अपॉन बिफोर। अपन आई कैसे निकाल रहे हैं, आफ्टर अपॉन बिफोर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आफ्टर कितना 2 मोल से 2/1। तो ये क्या, ये वैल्यू एक से ज़्यादा है, 2/1 क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये केस हो रहा है कि आई की जो वैल्यू है बेटा, आई की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। कब होती है ये, जब एक मॉलिक्यूल दो में टूटता है, यानी कि डिसोसिएशन होता है। तो हम समझ जाएंगे कि जब भी आई की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, आयनन होगा, यानी कि वियोजन होगा। आई इज इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा मतलब इधर भी 2 और इधर भी 2, तो न तो संगुणन हुआ है और ना ही क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। तो यहाँ पे विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होता। जब आई एक से ज़्यादा होता है मतलब विलेय का आयनन होगा, और आई इज ग्रेटर लेस देन 1 तो संगुणन। ये समझिए, आप सपोज आपके पास 1 मॉलिक्यूल है और ये 2 में डिवाइड हो गया है, तो इसको आप क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पश्चात अपॉन पूर्व कणों की संख्या। पश्चात कितना है 2, पूर्व कितने 1, तो ये 1/2, सॉरी है ना 1/2, सॉरी ये डिसोसिएशन हो गया, ऐसे नहीं, हम इसको समझेंगे। पहले आपके पास मॉलिक्यूल है बेटा 2, है ना, और अभी क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे हमारा द्विलक का निर्माण हो रहा था, तो आप देखो आई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, पश्चात अपन पूर्व। पश्चात कितना है 1 और पूर्व कितना है 2, 1/2, 1/2 एक से कम होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 2 1 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 जुड़ के 1 बना रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, संगुणन हो रहा है। तो यहाँ से आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 होता है तो कोई संगुणन नहीं, कोई वियोजन नहीं। आई अगर एक से ज़्यादा है, इसका मतलब बाद में बनने वाले कणों की संख्या अधिक है, इसका मतलब वियोजन हो रहा है। और जब आई एक से कम है, मतलब बाद में बनने वाले कणों की संख्या कम होगी पहले की अपेक्षा, तो उसको हम बोलेंगे संगुणन होंगे। ठीक है, तो वान टाफ गुणांक को सम्मिलित करने पर अणुसंख्यक गुणों के सामान्य समीकरण में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ परिवर्तन नहीं हुए हैं बेटा। ये वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला आप चेक करिए यहाँ से, सिर्फ इस फॉर्मूला को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी एज इट इज़ फॉर्मूला है। ये डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है के बी एम, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा जो फॉर्मूला था वो था के बी एम और ये आई से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही हमने आई इंटू के एफ एम कर दिया है डेल्टा टी एफ के लिए, और ऐसे ही हमने पाई इज इक्वल टू आई एन ए अपॉन यानी कि आर टी, जो सी आर टी होता है उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आई से मल्टीप्लिकेशन है सबके अंदर। ये क्वेश्चन पे देख करके हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर में वांट ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है। नाउ
वॉन्ट ऑफ गुणांक तथा आयनन की मात्रा यानी कि अल्फा में संबंध। आयनन मतलब डिसोसिएट होगा तो उसमें क्या संबंध है। यदि विलयन में विलेय के अणुओं का आयनन होता है, आयनन का होता है तो कणों की संख्या में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है, प्रेक्षित मान ऊपर वाले मान से अधिक ही प्राप्त होंगे, 2/1 होगा। ठीक है ना। ओके, सो विलेय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से कम हो जाता है, क्योंकि मोलर द्रव्यमान तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के इनवर्स होते हैं, इसलिए उनके लिए उल्टा केस हो जाएगा। अगर प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक मिल रहे हैं तो मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से कम प्राप्त होगा, माना। अब यहाँ से हम समझेंगे, आपके पास एक मोल है विलेय का, उसको आपने डिजोल्व किया और डिजोल्व होकर के वो डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है ना, डिसोसिएट हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में सपोज वो पहले 1 था, अभी 2 हो गया, 1 था 3 हो गया, 1 था 4 हो गया, तो वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, सपोज आपके पास ए है और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, कितने कन्वर्ट हो रहा है, वो एन मोल बन रहे हैं। तो पहले प्रारंभ में आप समझेंगे यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रारंभ में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब आपके पास रिएक्टेंट कितना था, 1 था, और प्रोडक्ट क्या था, 0। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या इसकी ए की थी 1 और ये तो बना ही नहीं था तो 0 हो गया। बट साम्यावस्था पे इसमें से अल्फा माइनस हो गया तो इधर जाके अल्फा मल्टीप्लाई हो गया एन से, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है तो संख्या अधिक होगी। तो विलेय के प्रेक्षित मान क्या हो गया, प्रेक्षित मान ये जो है अभी जो आपके मोल हैं वो कितने हैं, ये वाले मोल है। तो टोटल मोल जोड़ दो, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। तो यहाँ से ये मान मिल जाएगा हमको, एक सेकेंड, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये आपका 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा ये हो गया। और उसके बाद हम देख सकते हैं विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है, 1 ही होगी सैद्धांतिक मोलों की संख्या। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आई इज इक्वल टू, ऊपर लिखिए आप प्रेक्षित मोलों की संख्या, नीचे लिखिए आप विलेय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोल क्या है, 1 प्लस एल्फा अल्फा एन माइनस वन। ठीक है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस वन, ये सिर्फ यहाँ से वैल्यू रखी है, 1 प्लस अल्फा एन माइनस वन, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा था तो 1 प्लस अल्फा और एन माइनस वन, अल्फा को कॉमन ले लिया हमने बस। तो आई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा एन माइनस वन अपॉन 1। तो यहाँ से आई को इधर ट्रांसफर कर दो, मल्टीप्लीकेशन होकर आई रह गया 1 प्लस अल्फा एन माइनस वन। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस आई को, सॉरी इस ए को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया आई माइनस वन, और एन माइनस वन इसके नीचे चला जाएगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में है। तो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, दैट अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो ये है आपका अल्फा। अल्फा क्या है किसका, ये वियोजन की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि वियोजन की मात्रा है अल्फा, उसमें और वांट ऑफ फैक्टर में संबंध है। उसके बाद हम देखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि LiCl का 0.413% जलीय विलयन माइनस 0.343 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तो लवण की वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। जल के लिए KF दिया गया है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो LiCl का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, 42.5 है, ये भी गिवन है। तो LiCl का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 42.5 जो गिवन है। तो हम प्रेक्षित ज्ञात कर लेते हैं। प्रेक्षित हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि विलियन पर जमता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, इसके हम रखने के बाद हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 22.4, जो भी डाटा गिवन है उसको रखने के बाद। तो आई फाइंड आउट करना है, प्रेक्षित अपॉन क्या होता है, सैद्धांतिक अणुभार, सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। संगुणन के बाद प्रेक्षित अपॉन परिकलित, प्रेक्षित अपॉन परिकलित। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सीक्वेंस हमने गलत लिख दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये सैद्धांतिक और प्रेक्षित, तो प्रेक्षित ऊपर आएगा और ये तो सही है, बस ये हिंदी में लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो आपको देखना है 42.5 अपॉन 22.4। ठीक है, प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, तो ये हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये प्रेक्षित जो वैल्यू है ये है 22.4 है ना। प्रेक्षित वैल्यू है 22.4 और आपके पास जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है, अच्छा मोलर द्रव्यमान के लिए ठीक है, LiCl का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ से डेल्टा TB m P नॉट बी माइनस PS अपॉन P नॉट बी आई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज हमको ये सोचना है। आई इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। जो m है वो है आपका, यहाँ से देखिए ये एक्चुअली यहाँ से है, m में परिकलित अपॉन m में प्रेक्षित। हम मोलर मास की बात करें इसलिए, अदरवाइज तो प्रेक्षित अपॉन परिकलित है हर प्रॉपर्टी के अंदर, बट यहाँ पर आपको m में परिकलित अपॉन प्रेक्षित ही ध्यान रखना है। ठीक है, बिकॉज वो इनवर्स में आता है, नीचे से आता है, इसलिए
सो यहाँ से हम देखेंगे LICL का सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। तो सैद्धांतिक है 42.5 जो क्वेश्चन में गिवन है, और प्रेक्षित हमने फाइंड आउट किया, ये होगा 1.89। यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ओके, वो लैंग्वेज की वजह से आपको देखना होगा थोड़ा सा, 1.89 आ गया। अब ये LICL टूट रहा है बेटा Li प्लस और Cl माइनस में, तो कितना हो गया, 1 से 2 हो गया। तो n इजिकल टू वैल्यू क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज I माइनस वन अपॉन n माइनस वन। आई की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.89 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 89%। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, वो है ऑन ऑफ गुणांक आई तथा संगुणन की मात्रा यानी अल्फा के संबंध। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ए के n मोल हैं, वो टूट के an बना रहे हैं, मतलब प्रारंभिक मोलों की संख्या 1 है और जो प्रोडक्ट है वो 0 है। अब यहाँ पर सामने में 1 में से अल्फा माइनस हो गया, इसका मतलब अल्फा डिसोसिएट हो गया इसके अंदर, यानी कि अल्फा कम हो गया है, कुछ उसके मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो जो मोल बने हैं प्रोडक्ट के वो है अल्फा अपॉन n, मोलों की संख्या, और सैद्धांतिक मोल कितना 1, प्रेक्षित मोल कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n हो गया। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक मोलों की संख्या। सब में प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक है, बस मोलर मास वाले में सैद्धांतिक अपॉन प्रेक्षित है। यहाँ से हम चेक करेंगे, दैट इज दी आई इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिखा हमने 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेम आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n, इस पूरे को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो ये माइनस की वैल्यू प्लस और प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा अपॉन n, और ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ट्रांसफर कर दिया, 1 माइनस आई हो गया। ओके, नाउ अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन n और 1 माइनस आई हो गया। अब नाउ द लास्ट वन, सॉरी द लास्ट वन इज, अब यहाँ से हमने अल्फा कॉमन ले लिया था। अच्छा, इसका एलसीएम करेंगे तो n माइनस वन अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस आई, हमें अल्फा फाइंड आउट करना है, इसको पूरा इधर भेज दो तो n जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई n और अपॉन n माइनस वन। ये बेटा आपकी अल्फा हो गई किसके लिए, ये हो गया आपका संगुणन की मात्रा, यानी कि जो आपका एसोसिएशन है उसके और वन ऑफ में संबंध हो गया। इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट होता है। ओके, ऑल दी बेस्ट, all the very best to all of you.